Believe in Therapy. I'm Neha and today discuss about for fracture of shoulder joint. So आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रैक्चर ऑफ क्लैविकल, फ्रैक्चर ऑफ स्कैपुला, डिसलोकेशन ऑफ स्टर्नोक्लैविकुलर जॉइंट एंड सबलक्शन और डिसलोकेशन ऑफ एक्रोमायोक्लैविकुलर जॉइंट. सो यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब. अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा. सो स्टार्ट करने से पहले हम फ्रैक्चर स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले समझेंगे इसके एनाटमी शोल्डर जॉइंट की. इस शोल्डर जॉइंट की फर्स्ट ऑफ ऑल एनाटमी क्या होती है. इसमें देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बोन. फर्स्ट इज क्लैविकल, स्कैपुला एंड हमारे पास होते हैं ह्यूमरस. तो इसमें देखते हैं जो तीनों बोन होती है एक दूसरे से आर्टिकुलेट होती है, ऑल डायरेक्शन में मूवमेंट कराती है, जो हेल्पफुल होती है हमारे मूवमेंट कराने के लिए. जो क्लैविकल होती है वो ऐसी एक बोन होती है जो इसमें ऑसिफिकेशन देखने को मिलता है, मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन होता है. ये हमारा हो गया मीडियल 1/3, ये हमारा लेटरल 1/3 हो गया. जो मीडियल 1/3 होता है हमारी स्टर्नम से आर्टिकुलेट होता है, जिससे कि हम यहाँ पे एक जॉइंट फॉर्म होता है जिसे बोलते हैं स्टर्नोक्लैविकुलर जॉइंट. एंड इस लेटरल एंड ऑफ द क्लैविकल जो आर्टिकुलेट होता है हमारे एक्रोमेन प्रोसेस से, तो यहाँ पे एक जॉइंट फॉर्म होता है जिसे बोलते हैं हम एक्रोमायोक्लैविकुलर जॉइंट. तो इसकी स्टेबिलिटी होती है वो डिपेंड करती है हमारे लिगामेंट पे, जैसे कि यहाँ पे एक्रोमायोक्लैविकुलर लिगामेंट होते हैं उन पे डिपेंड करती है. और यहाँ पे जो मिडली साइड हमारा एक होता है एक और को क्लैविकुलर लिगामेंट होता है, जिससे इसकी स्टेबिलिटी होती है वो बनी रहती है. नेक्स्ट स्टार्ट में देखते हैं स्कैपुला की. स्कैपुला एक फ्लैट बोन होती है जो एक जो मतलब थिक मसल से कवर्ड रहती है. इसमें बहुत कम ऐसा होता है कि रेयरली होता है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे मसल्स होती है एंड मसल जो चारों साइड से स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है. यहाँ की वेस्कुलरिटी होती है वो बहुत ज़्यादा वेस्कुलरिटी, हाई रिच वेस्कुलरिटी होने की वजह से ये यूजली बहुत जल्दी यूनाइट हो जाता है. तो इसका नेक्स्ट हम देखते हैं ह्यूमरस के बारे में. सो ह्यूमरस का एक प्रॉक्सिमल एंड इस लेटरल एंड. जो प्रॉक्सिमल एंड होता है वो आर्टिकुलेट होता है हमारी ग्लिनोइड कैविटी से, जिसका हेड ऑफ ये हमारा हेड ऑफ ह्यूमरस हो गया, ये हमारी ग्लिनोइड कैविटी होती है, ये आपस में आर्टिकुलेट हो जाते हैं. एंड इसके बाद हमारे जो ये होता है हमारा ग्रेटर टंग ट्रोकेंटर, एक लेसर ट्रोकेंटर, तो ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट होते हैं हमारी एक एनाटॉमिकल सर्जिकल नेक से. ये ग्रेटर ट्रोकेंटर होता है, ये लेसर ट्रोकेंटर होता है, ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट होते हैं हम एक हमारी एनाटॉमिकल नेक से. एंड यहाँ से हमारी एक सर्जिकल नेक स्टार्ट होती है जो हेड और शाफ्ट को डिवाइड करती है. तो जो कॉमनली हमें जो फ्रैक्चर्स देखने को मिलता है वो हमारे नेक पे देखने को मिलता है. सर्जिकल नेक पे जो देखने को फ्रैक्चर मिलता है बहुत मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर होता है देन टू द एनाटॉमिकल नेक. सो अब हमने यहाँ पे क्लैविकल के बारे में डिस्कस कर लिया, स्कैपुला के बारे में डिस्कस कर लिया, ह्यूमरस की हमने एनाटॉमी देख लिया. नेक्स्ट हम देखते हैं थोड़ा सा अपनी ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट के बारे में. ग्लिनोइड कैविटी और ह्यूमरल जॉइंट जो ह्यूमरस का हेड है वहाँ की स्टेबिलिटी कैसी होती है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं. तो ये एक बॉल एंड सॉकेट टाइप का जॉइंट होता है. ये अनस्टेबल होता है. अनस्टेबल इसलिए होता है क्योंकि बॉल जो होती है इसकी वो बिग होती है एंड जो कैविटी होती है वो सैलो होती है. मीन्स हमारा 1/3 पार्ट जो हेड का होता है वो हमारी ग्लिनोइड कैविटी पे अटैच होता है. एंड कैप्सूल जो होता है थोड़ा सा लैक्स होता है. लैक्स होने की वजह से ये परमिट करता है सारे मूवमेंट्स. यहाँ पे जो हेड ऑफ ह्यूमरस होता है वो परमिटली मूवमेंट कर लेता है. और यहाँ के आसपास जो होते हैं सराउंडिंग मसल्स प्रेजेंट होती हैं जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं. हेड और ग्लिनोइड कैविटी के बीच में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं. एंड इम्पॉर्टेंट यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो होता है वो हमारा रोटेटर कफ होता है. जो रोटेटर कफ होता है उसमें हमारी मसल्स होती है, जैसे कि सुप्रास्पाइनस मसल्स हो गया, इंफ्रास्पाइनस मसल्स हो गया, टाइस माइनर मसल्स हो गई, सबस्कैपुलर मसल्स हो गई. तो ये मसल्स जो होती है बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है हेड ऑफ ह्यूमरस को, और जो हमारा ग्लिनोइड कैविटी है मीन्स ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट पे बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है. तो ये हमारी एनाटमी थी जिसमें हमने देखा क्लैविकल के बारे में कि क्लैविकल को कुछ मसल्स होती है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, लिगामेंट स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं. स्कैपुला को देखा एक थिक ब्लेड होता है जिस पे मसल्स चारों साइड से स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है. वेस्कुलरिटी बहुत ज़्यादा होती है तो इसलिए ये यूनाइट बहुत जल्दी हो जाता है. इसमें कोई ट्रीटमेंट की ज़्यादा हमें नीड नहीं होती है. फिर हमने ह्यूमरस के बारे में डिस्कस किया. ह्यूमरस का हमने यहाँ पर अपर हेड जो हमने देखा यहाँ पे हमारी ग्लिनोइड कैविटी, ग्रेटर ट्यूबरकल, लेसर ट्यूबरकल होता है. इसके बीच में जो हमारी नेक होती है उसे हम एनाटॉमिकल नेक बोलते हैं यानी सर्जिकल नेक. सो बॉल एंड सॉकेट टाइप का जॉइंट होता है.
वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम देखते हैं सबसे पहले फ्रैक्चर ऑफ क्लैविकल के बारे में। सो यहाँ तक आई होप आपको इसकी एनाटमी समझ आई होगी। सो फ्रैक्चर ऑफ क्लैविकल इज मोर कॉमन इन ऑल एज ग्रुप। किसी भी एज के ग्रुप में ये कॉमन है फ्रैक्चर होना। जब भी हम फॉल हो जाते हैं, आउट स्ट्रेच हो जाता है हमारा हैंड, किसी भी भारी ऑब्जेक्ट पे गिर जाते हैं, हम स्लिप कर जाते हैं तो उस टाइम आउट स्ट्रेचिंग हो जाती है, तो उस टाइम हमारी क्लैविकल के फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो इसकी हम नेक्स्ट देखते हैं पैथो एनाटमी। पैथो एनाटमी में क्या होता है कि हमारे जो क्लैविकल होता है, जहाँ पे जंक्शन होता है मिडिल एंड आउटर थर्ड क्लैविकल का, वो बहुत ज़्यादा कॉमन साइट होती है फ्रैक्चर होने का। जैसे कि हम आपको डायग्राम में दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो हमने आपको क्लैविकल है, ये हमारी क्लैविकल का मीडियल वन था, लैटरल वन था। तो यहाँ पे इस साइड पे फ्रैक्चर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं क्लैविकल में। एंड क्या होता है कि हमारे जो आउटर फ्रैगमेंट होते हैं वो डिस्प्लेस हो जाते हैं मीडियली एंड डाउनवर्ड। जो आउटर फ्रैगमेंट, जैसे कि हमारा ये हो गया इनर फ्रैगमेंट, ये हो गया हमारा इनर फ्रैगमेंट, ये हो गया हमारा आउटर फ्रैगमेंट। जो आउटर फ्रैगमेंट होता है वो हमारे डाउनवर्ड आता है, मीडियली आ जाता है, और इनर फ्रैगमेंट होता है वो मेरे अपवर्ड एंड बाहर की ओर चला जाता है। सो बिकॉज ये ऐसा होता है क्योंकि बिकॉज ग्रेविटी पुल बाई पेक्टोरलिस मेजर मसल्स, हमारी पेक्टोरलिस मेजर मसल्स होती है वो ग्रेविटी के थ्रू पुल कर लेती है नीचे की ओर। एंड इनर फ्रैगमेंट होता है डिस्प्लेस हो जाता है अपवर्ड इसलिए हो जाता है कि हमारी स्टेर्नोक्लेइडोमास्टोइड मसल्स होती है वो से उस फ्रैगमेंट को ऊपर की ओर पुल कर लेती है। यहाँ हम आपको डायग्राम के थ्रू समझाते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्लैविकल फ्रैक्चर, जिसमें कि ये हमारी स्कैपुला हो गया, ये हमारी क्लैविकल बोन होगी, ह्यूमरस का हेड ऑफ ह्यूमरस हो गया। तो यहाँ पे हमारी क्लैविकल है, तो यहाँ पे मीडियल 1/3 लेटरल 1/3 जो मैंने बताया था कॉमनेस्ट साइट होती है फ्रैक्चर होने के। तो ये हमारा इनर फ्रैगमेंट हो गया, हमारा आउटर फ्रैगमेंट हो गया। तो आउटर फ्रैगमेंट में क्या होता है कि आउटर फ्रैगमेंट ये मीडियली एंड डाउनवर्ड पुल हो जाता है क्योंकि हमारी जो पेक्टोरलिस मेजर मसल्स होती है वो इसे पुल कर लेती है ग्रेविटी के थ्रू। एंड यहाँ पे स्टेर्नोक्लेइडोमास्टोइड मसल्स होती है, ये इसे पुल करती है ऊपर की ओर, तो इसलिए हमारा इनर फ्रैगमेंट होता है वो अपवर्ड चला जाता है, और जो हमारा मीडियल जो लेटरल फ्रैगमेंट होता है मीन्स आउटर फ्रैगमेंट होता है वो हमारा डाउनवर्ड चला जाता है। तो ये हमारी इसकी पैथोनाटमी थी, आई होप समझ आई होगी आपको। सो नेक्स्ट हम देखते हैं डायग्नोसिस के बारे में। डायग्नोसिस क्या होती है, मेनली ये बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, मोस्ट केसेस बहुत सिंपल होता है क्योंकि जो प्राइमरी जो हिस्ट्री होती है पर्सन की वो यही होती है कि ट्रॉमा हो गया, ट्रॉमा की वजह से पेन हो रहा, स्वेलिंग है, क्रिप्टस हो गया साइट ऑफ फ्रैक्चर पे। सो उसके बाद हम कुछ और चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत होती है, कुछ एविडेंस देखने की ज़रूरत होती है कि कहीं न्यूरोवास्कुलर डिफिसिटीज तो नहीं हुई, कोई भी हमारे वेसल्स है या नर्व है इंजर्ड तो नहीं हुई, इस चीज़ को भी हमें डायग्नोस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको हम कंफर्म करने की डायग्नोस को कंफर्म करने के लिए हम एक्सरे कराते हैं। अब डायग्नोस करने के बाद हम एक्सरे चेक कर लिया तो हमें पता चल जाता है कि किस साइड पे फ्रैक्चर हुआ है। उसके बाद हम ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। जो क्लैविकल का फ्रैक्चर होता है वो क्लैविकल का फीचर बहुत जल्दी यूनाइट हो जाता है यदि डिस्प्लेस्ड हुआ है, क्योंकि इसके जो फ्रैगमेंट होते हैं वो रिडक्शन हो जाती है फ्रैगमेंट का, बट हमें इतना नीड नहीं होती कि वो जो फ्रैक्शन जो भी हमारे फ्रैगमेंट हैं वो रिड्यूस हुए हैं उनका। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। जो ट्रीटमेंट हम फ्रैक्चर ऑफ क्लैविकल का कराते हैं वो ट्रीटमेंट में क्या होता है कि यूनाइट बहुत जल्दी हो जाता है, रीडली यूनाइट हो जाता है। एंड इसमें क्या होता है हम एक ट्रायंगुलर स्लिंग का यूज़ करते हैं। मोस्ट केसेस ऐसे होते हैं जिनमें मिनिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ होता है, तो हम ट्रायंगुलर स्लिंग के द्वारा ही उसको ट्रीट कर देते हैं। इसमें हम जो हमारा शोल्डर जॉइंट होता है उस पर हम एक्टिवली एक्सरसाइज कराते हैं, उसमें पेन फील होता है, पर हम 10 to 14 डेज इसका यूज़ करते हैं। सो हम ट्रीटमेंट में देखते हैं जो हमारा फ्रैक्चर होता है क्लैविकल का वो जल्दी से यूनाइट हो जाता है यदि डिस्प्लेस्ड हुआ है। तो इसमें हम इस फ्रैक्चर को रिडक्शन करने के लिए हम ट्रायंगुलर स्लिंग का भी यूज़ करते हैं यदि मिनिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि हम जो फिगर ऑफ 8 बैंडेज का जो एक ट्रायंगुलर स्लिंग का यूज़ करते हैं, फिगर ऑफ 8 बैंडेज का यूज़ करते हैं, वो हम एडल्ट पर्सन में अप्लाई करते हैं यदि हमारा जो फ्रैक्चर है वो डिस्प्लेस्ड हो गया है। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो उस एरिया की जो मसल्स है, बोन है, वो इमोबिलाइज रहती है, पेन रिलीफ रहता है। और कुछ हम एक्टिवली शोल्डर एक्सरसाइज करा सकते हैं आफ्टर इंजरी 10 to 14 डेज़ के बाद हम एक्सरसाइज करा सकते हैं जिससे कि जो पेन है वो सबसाइड हो जाए
एंड हम इसमें न्यूरोमस्कुलर डिफिसिटीज़ हुई है यदि फ्रैक्चर में, तो उसे भी हम चेक करते हैं। सो फर्स्ट इज पॉइंट हमारी फ्रैक्चर ऑफ क्लैविकल यूनाइट रेडियली इवन डिस्प्लेस हुआ है तो क्लैविकल जो यूनाइट रेडियली हो जाता है। एंड ट्रायंगुलर स्लिंग यूज टू मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, ट्रायंगुलर स्लिंग का यूज़ करते हैं हम डिस्प्लेसमेंट में। एंड एक्टिव सोल्जर एक्सरसाइज इन इनिशियल स्टेज एंड पेन सबसाइड 10 to 14 डेज। जब हमारा इंजरी हुई उसके 10 to 14 डेज बाद हम एक्टिव सोल्जर एक्सरसाइज परफॉर्म करा सकते हैं, जिससे कि वो रिस्टोर कर सके अपने मोबिलाइजेशन को। एंड इफ फिगर ऑफ 8 बैंडेज अप्लाइड टू यंग एडल्ट पर्पज इमोबिलाइजेशन पेन रिलीफ, हम फिगर ऑफ 8 का यूज़ करते हैं। फिगर ऑफ 8 इस टाइप की होती है, मीन्स हमारे एक्जिला से जाके इस अपोजिट एक्जिला पे, शोल्डर से एक्जिला से, इस टाइप से हम इसको अप्लाई करते हैं। ट्रीटमेंट होने के बाद कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी देखने को मिलते हैं आफ्टर ट्रीटमेंट। सो एक अर्ली कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलता है, हमें लेट कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। तो अर्ली कॉम्प्लिकेशन में क्या होता है, जो फ्रैक्चर हुए, फ्रैगमेंट हो गए, वो इंजर सब क्लैवियन वेसल्स को इंजर कर सकते हैं, क्योंकि वो सब क्लैवियन वेसल्स को और हमारी ब्रैकियल प्लेक्सिस को भी इंजर कर सकते हैं। लेट कॉम्प्लिकेशन में क्या होता है कि शोल्डर स्टिफनेस हमें कॉमनली कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है एल्डरली पेशेंट में। एंड माल यूनियन एंड नॉन यूनियन भी देखने को मिलता है कि जल्दी से वहाँ पे स्टेट, मतलब हमारा जो फ्रैक्चर है वो यूनाइट नहीं होता है, वहाँ न्यूट्रिएंट्स की डिफिशिएंसी होने की वजह से या कोई अदर डिफिशिएंसी होने की वजह से माल यूनियन या नॉन यूनियन देखने को मिल सकता है। हो रहा है, पेन भी हो रहा है, नॉन यूनियन केस भी है क्लैविकल का, तो हम सर्जिकल मैनेजमेंट भी करा सकते हैं इसमें, कि हम ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन करते हैं। इसमें हम बोन ग्राफ्टिंग भी करा सकते हैं यदि नीड पड़ती है तो। सो आई होप आपको समझ आया होगा। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया फ्रैक्चर ऑफ क्लैविकल के बारे में, इसकी पैथोएनाटॉमी डिस्कस की, हमने डायग्नोसिस डिस्कस किया, ट्रीटमेंट डिस्कस किया, एंड उसके लास्ट हमने कॉम्प्लिकेशंस डिस्कस किए। अब नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रैक्चर ऑफ स्कैपुला के बारे में। सो फ्रैक्चर ऑफ क्लैविकल जो होता है बहुत कम केसेस आते हैं, ऐसा लेस कॉमन होता है। एंड मोस्ट केसेस जो ऐसे होते हैं कि इसमें हमें ट्रीटमेंट की नीड भी नहीं पड़ती है, वो ऐसे ही अपने आप ही रिकवरी हो जाती है पेशेंट की रिकवरी इसलिए होती है कि उस एरिया पे जो मसल्स होती है, बहुत ज़्यादा मसल्स होने की वजह से, वैस्कुलरिटी हाई होने की वजह से वहाँ पे यूनियन फॉर्मेशन बहुत जल्दी हो जाता है, यूनाइट हो जाती है उस एरिया की बोन, और डिस्प्लेसमेंट बहुत कम देखने को मिलता है। सो स्कैपुला जो ब्रेक होता है उसकी 4 साइड्स देखने को मिलती हैं, जैसा कि आप फर्स्ट देख सकते हैं। फ्रैक्चर ऑफ स्कैपुला इज लेस कॉमन, बहुत कम होता है। स्कैपुला कैन ब्रेक 4 साइड्स, फर्स्ट इज बॉडी, नेक, एक्रोमेंट प्रोसेस एंड कोराकॉइड प्रोसेस। फिर उसके बाद हम इसका ट्रीटमेंट जो करते हैं, ट्रीटमेंट में क्या होता है कि हम बस जो हमारा शोल्डर जॉइंट है उसकी जो मोबिलिटी है उसे रिस्टोर करने का करते हैं, वो भी एक्टिव एक्सरसाइज के थ्रू, जिससे कि हमारा पेन है वो सबसाइड हो जाए, कम होता जाए। एंड ट्रायंगुलर स्लिंग का भी यूज़ कर सकते हैं जब पेन स्वेलिंग है 1 वीक to 10 डेज, यूजली जितना सफिशियंट हो हम ट्रायंगुलर स्लिंग का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि जो फ्रैक्चर है वो जल्दी से यूनाइट कर जाए। एंड दिस सीवियरली डिस्प्लेसमेंट फ्रैक्चर हुआ है तो हम उसमें ओपन डायरेक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन को ही करते हैं, जैसे कि यहाँ ट्रायंगुलर स्लिंग यूज़ पीरियड ऑफ पेन एंड स्वेलिंग के टाइम हम यूज़ करते हैं। एंड ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन हम कर सकते हैं जब बहुत ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हुआ हो फ्रैक्चर और यूनाइट नहीं हो रहा हो। सो ये हमारा फ्रैक्चर ऑफ स्कैपुला आई होप समझ आया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं हम एक्रोमायोक्लैविकुलर जॉइंट में हम जो डिस्कस करते हैं डिसलोकेशन, उसमें हो जाता है, ये बहुत ज़्यादा कॉमन इंजरी होती है जब भी हम अब फॉल हो जाते हैं आउटर प्रोमिनेंस ऑफ शोल्डर, जो हमारे शोल्डर जॉइंट का प्रोमिनेंस होता है, आउटर प्रोमिनेंस, जो आउटर प्रोमिनेंस होता है वो हमारा एक्रोमायोक्लैविकुलर प्रोसेस ही होती है, जॉइंट होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिसलोकेशन देखने को मिल सकता है। तो इसकी पैथोएनाटॉमी देखते हैं। पैथोएनाटॉमी में क्या होता है कि जो इंजरी होती है ये पार्शियली और कंप्लीट रप्चर हो जाता है हमारा एक्रोमायोक्लैविकुलर जॉइंट, तो उस टाइम ये इंजरी हमें देखने को मिलती है। और हमारा जो एक्रोमायोक्लैविकुलर जॉइंट इंजरी होती है वो डिवाइड होती है 3 ग्रेड्स में। सो पैथोएनाटॉमी द इंजरी में रिजल्ट पार्शियल और कंप्लीट रप्चर ऑफ एक्रोमायोक्लैविकुलर जॉइंट एंड कोराकोइड क्लैविकुलर लिगामेंट। तो जब इन लिगामेंट्स में हमारी इंजरी हो जाती है या पार्शियली कंप्लीट रप्चर हो जाते हैं तो वहाँ पे डिसलोकेशन देखने को मिलता है। एंड डिसलोकेशन की एसी जॉइंट इंजरी को हम यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट हमारा छूट गया था, तो हमने नीचे लिख लिया है। एसी जॉइंट जो इंजरी होती है डिवाइड होती है इन 3 ग्रेड्स, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3।
ग्रेड 1 में क्या होता है, जो हमारा एसी लिगामेंट होता है मीन्स एक्रोमायोक्लाविकल लिगामेंट होता है और जॉइंट कैप्सूल होता है, उस पर मिनिमल स्ट्रेच पड़ता है। मिनिमल स्ट्रेच पड़ कि बस थोड़ा सा कहीं हल्का फुल्का स्ट्रेच पड़ जाता है। ग्रेड 2 में क्या होता है, रप्चर हो जाता है हमारा एसी लिगामेंट एंड जॉइंट कैप्सूल। एंड ग्रेड 3 में क्या होता है, रप्चर हो जाता है एसी लिगामेंट भी, क्लाविकुलर जॉइंट भी एंड जॉइंट कैप्सूल भी। तो ये बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशंस होती है ग्रेड 3। इसका सर्जिकल प्रोसीजर से ही ट्रीटमेंट होता है। ग्रेड 2 और ग्रेड 1 का तो हम ऑर्थोपेडिक्स ट्रीटमेंट्स भी कर सकते हैं। सो उसके बाद हम देखते हैं इसे डायग्नोज कैसे करेंगे। सो एक्रोमायोक्लाविकुलर जॉइंट होता है, वहाँ पे पेन होता है, स्वेलिंग होती है, तो वो इंडिकेट करती है इस जॉइंट पे कोई इंजरी हुई है। ग्रेड 3 इंजरी जो होती है वो हमारे लेटरल एंड ऑफ क्लाविकल, जिसमें कि एक्सरे को हम चेक करते हैं। एक्सरे में देखते हैं, दोनों साइड का एक्सरे देख लेते हैं, नॉर्मल साइड का भी और अफेक्टेड साइड का। फिर उसे हम कंपेयर करते हैं उस फिल्म को एंड चेक करते हैं सबलक्शन हुआ है, डिसलोकेशन हो गया है। तो पेन एंड स्वेलिंग टू एसी जॉइंट एंड एक्सरे इन बोथ साइड ऑफ द एसी जॉइंट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कैसे हम ट्रीटमेंट करेंगे एसी जॉइंट का। सो ट्रीटमेंट में ग्रेड 1 और ग्रेड 2 इंजरी जो होती है उस ट्रीट कर देते हैं रेस्ट प्रोवाइड करके एंड ट्रायंगुलर स्लिंग या एनाल्जेसिक का यूज़ करके। जो पर्सन है जिसे ग्रेड 1 और ग्रेड 2 टाइप की इंजरी है मीन्स रप्चर हो गया इस लिगामेंट या जॉइंट कैप्सूल या स्ट्रेन हो गया, तो उस कंडीशंस में हम उसे रेस्ट देंगे, ट्रायंगुलर स्लिंग का यूज़ कर सकते हैं, एनाल्जेसिक प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे कि पेन कम हो। ग्रेड 3 में क्या होता है कि एसी जॉइंट भी हमारा रप्चर होता है, क्लाविकुलर जॉइंट भी रप्चर हो जाता है, जॉइंट कैप्सूल भी रप्चर हो जाता है। तो उस कंडीशन में हमें सर्जिकल ट्रीटमेंट की नीड होती है, सर्जिकल ट्रीटमेंट रिक्वायरमेंट होती है इस कंडीशंस में। सो यहाँ पे हम सर्जिकल कंडीशन में सर्जिकल ट्रीटमेंट करते हैं। आई होप आपको डिसलोकेशन ऑफ एक्रोमायोक्लाविकुलर जॉइंट समझ आया होगा। एक हमारा जॉइंट और छूट गया है जिसमें हम डिसलोकेशन ऑफ स्टेर्नोक्लाविकुलर जॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। वो हमने लिखा नहीं है, वो बहुत कभी पूछा नहीं जाता है, बट वो हम एक अपनी नॉलेज के लिए समझ लेते हैं। एक रेयर इंजरी होती है, बहुत कम वो देखने को मिलता है डिसलोकेशन। वहाँ पे क्या होता है कि हमारा मीडियल एंड होता है क्लाविकल का, वो डिस्प्लेस कर जाता है फॉरवर्ड, और रेयरली ऐसा होता है कि वो बैकवर्ड ही डिस्प्लेस हो। क्योंकि डायग्नोज जो हम करते हैं उसमें हमें रेडियोलॉजिकल डायग्नोज करने से एक्सरे करते हैं तो उसमें हमें क्लियरली दिखता नहीं है, तो इसलिए हमें नीड होती है सीटी स्कैन, रिक्वायरमेंट होती है सीटी स्कैन की। जब भी स्टेर्नोक्लाविकुलर जॉइंट में डिसलोकेशन होता है तो उसे जो हम ट्रीटमेंट उसका करते हैं उसमें हम डायरेक्ट प्रेशर देते हैं स्टेर्नम, जो स्टेर्नोक्लाविकुलर जॉइंट है वहाँ पे, और हम इसे रिड्यूस करते हैं, मेंटेन करते हैं फिगर ऑफ 8 बैंडेज से। सो इसमें जो कॉमन बहुत कम ऐसे केसेस आते हैं जो स्टेर्नोक्लाविकुलर जॉइंट के हों, और इसका जो इसमें कोई अदर कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं होती है हमें, तो इसलिए लोग आगे इसकी ज़्यादा ट्रीटमेंट भी नहीं कराते हैं। सो आई होप आपको समझ आया होगा। जो आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं शोल्डर जॉइंट में क्लाविकुलर का फ्रैक्चर, स्कैपुला का फ्रैक्चर, हमने डिस्कस किया डिसलोकेशन स्टेर्नोक्लाविकुलर जॉइंट का, सबलक्शन और डिसलोकेशन ऑफ एक्रोमायोक्लाविकुलर जॉइंट के बारे में। लास्ट का जो नेक्स्ट जो हम वीडियो लेके आएंगे उसमें हम पढ़ने वाले हैं डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट का। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।